कोई भी राजनेता जो है वो कंप्लीट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। किस शिद्दत के साथ एडुकेशन के फ्रंट पर काम करना चाहिए था लालू प्रसाद जी को, सोशल एम्पावरमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म के फ्रंट पर जो काम करना चाहिए था, इस कामों में हो सकता है कि उतने गहराई तक या उतने विजन के साथ या तो काम नहीं किए होंगे, उनका मौका नहीं मिला होगा। लालू रिजीम के बारे में अपहरण, फिरौती और ये जो गैंगस्टर्स हैं इनका बोलबाला बहुत, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है। 1990 के पहले आप जाएंगे, लालू के इमरजेंस के पहले, तो दंगा एक कंपोनेंट था बिहार के सोशल लाइफ का। क्या आपको लगता है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना लालू प्रसाद यादव का एक पॉलिटिकल ब्लंडर था? प्रशांत किशोर जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शक्ति के रूप में, एक थर्ड पार्टी, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने को इस्टेब्लिश नहीं किया। लालू प्रसाद जी एक अर्थी, फ्लेम्बॉयंट लीडर हैं, ग्रास रूट्स पर वो कनेक्ट करना जानते हैं। नीतीश कुमार जी मेथोडिकल आदमी हैं और एक फ्रेम में काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये चैलेंज है कि वो कास्ट और क्लास से ऊपर उठ के रियल जो मुद्दे हैं जनता के, नई जनरेशन के, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाएं, अपने मैनिफेस्टो बनाएं और चुनाव लड़ें। हाँ, जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे के एक नए पॉडकास्ट में, एक नए एपिसोड में। और इस बार बात बेहद खास इंसान की, बेहद खास स्टेट की और बेहद खास तरह की राजनीति की। बात लालू प्रसाद यादव की, जो कि पोस्टर बॉय माने गए स्टेट बिहार के, एक खास तरह की राजनीति के पोस्टर बॉय, और जो 50 साल से अधिक करीब करीब 50 साल से सक्रिय राजनीति में हैं और आज भी रेलिवेंट हैं। बात इसलिए भी लालू प्रसाद यादव की और उनकी राजनीति की क्योंकि अभी बिहार में 1-1.5 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। तमाम तरह की राजनीतिक विमर्श चल रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, नैरेटिव हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं। समय बदला है और राजनीति भी बदली है, पॉलिटिकल कैरेक्टर भी बदले हैं, मगर इन सब पे बात करने के लिए एक इंसान हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत नज़दीक से, बहुत क्लोज क्वार्टर से पूरी राजनीति को, उस किरदार को, उस स्टेट को समझा, जाना और उस पे लिखा है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेसर, एज एन ऑथर। और एक और एस्पेक्ट इनके काम की है, वो ये है कि ये बिहार के जाने माने फोकलोरिस्ट भी हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं फोक टेल्स पे, और ज़मीन पर जो जो संस्कृति होती है, जो एक लोक गीत होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, उनमें इनकी खासी पकड़ है। नाम है नलिन वर्मा। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है लालू प्रसाद यादव जी की, गोपालगंज टू रायसीना रोड। 2019 में ये किताब आई थी रूपा पब्लिकेशन से। और हाल ही में एक किताब लिखी है लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। इन किताबों पे भी बात करेंगे, लालू प्रसाद यादव पे भी बात करेंगे, उनकी राजनीति पे भी बात करेंगे, उनकी और बिहार में इलेक्शन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सर, नलिन वर्मा जी, हम तक पहुंचने के लिए, अपना समय देने के लिए। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, और आपके रीडर्स को, आपके ऑडियंस को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में है, जो व्यूअर्स के दिमाग में भी है, कि एक जर्नलिस्ट जो कि काफ़ी समय से बिहार पॉलिटिक्स, बिहार की सोसाइटी पे लिख रहा था, और एक जर्नलिस्ट तो हमेशा क्रिटिकली होके ही लिखता है, उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है। अचानक कैसे लालू प्रसाद यादव की ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए आपको अप्रोच किया गया? आपके रिलेशन कैसे रहे थे लालू प्रसाद यादव के साथ? थोड़ा उस पे बताइए ताकि एक पर्सपेक्टिव लोग भी समझ पाएँ कि आपका पहले क्या रोल था, और जब आपने एक किताब लिखना, एक ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया, उस पे रिसर्च करना शुरू किया, तो आपका अप्रोच कैसे बदला या वैसे ही रहा? देखिए, एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरा एक लाइफ था जो लंबे दिनों से था, और जर्नलिस्ट और राजनेता का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी लालू प्रसाद के और मेरे बीच में था। हुँ।
हम एक दूसरे को बहुत नज़दीकी से जानते थे। एक तो जर्नलिस्टिक रीजन था कि मैं जर्नलिस्ट था, पॉलिटिकल जर्नलिज्म करता था, और लालू प्रसाद जी उस समय उस कालक्रम के बहुत ही सबसे बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे बिहार के 90 के दशक में। दूसरी बात थी कि हम भाषाई स्तर पर भी बहुत एक दूसरे से मिलते थे। हम सिवान जिला के रहने वाले हैं, वो गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। तो हमारा और उनका जो विलेज है वो बिल्कुल 5-10 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपालगंज सिवान का ही एक ज़माने में पार्ट हुआ करता था। अच्छा। तो एक भोजपुरी भाषी हम लोग हैं। तो लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री और नेता बनने के पहले भी उनके गाँव में कई बार मैं जा चुका था, चूँकि अगल-बगल का गाँव था कि फिर जब चीफ मिनिस्टर बने तो और जाना-आना मेरा बढ़ा। जब भी अपने गाँव जाते थे, तो उनके गाँव जाते थे, तो उनके गाँव के बहुत सारे लोग हमको पहचानते थे। तो एक तरह से सांस्कृतिक स्तर पर उस जगह पर जन्म लेने, बढ़ने के वजह से हो सकता है कि मेरी समझ जो है उनके बारे में कुछ ज़्यादा रही हो, चूँकि ज़्यादा जर्नलिस्ट के साथ होता क्या है कि जब वो सीएम बन गए, जब नेता बन गए, तब से लोग जानना शुरू करते हैं। लेकिन एक जो कल्चरल उनका जो बचपन था, उनके जो मित्र थे, उनका जो गाँव-गिराओं का इलाका था, उसमें जो कहानियाँ चलती थी, ये भी हमको मालूम था। जो उनके पर्सनैलिटी के डाइवर्स जितने भी उनके पर्सनैलिटी के आयाम थे, डिमेंशन थे, उसको देखने का हमको मौका शुरू से मिला था। तो इस रूप में, और जर्नलिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट तो क्रिटिकल होते ही हैं, वो क्रिटिकल हम भी थे। जिसके मेरे उस समय के लिखे हुए अखबार में आप देखेंगे, जब भी उनको पर चार्जेस लगे हैं, चाहे कुछ भी हुआ है, तो उसमें बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट्स मेरे देखेंगे, जो कि पॉडकास्ट में ले आना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोई भी स्टेट्समैन है, हिंदुस्तान टाइम्स जो हम काम करते होंगे, तो मेरे जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव को देखता हुआ मेरे सैकड़ों 50 रिपोर्ट उनके ऊपर हैं, जो कि कहीं उनके पक्ष में भी जाते हैं और उनके विपक्ष में भी जाते हैं। वो क्रिटिकल ही रिपोर्ट है। लेकिन मेरे पर्सनालिटी एक दूसरा डायमेंशन भी था कि हम एक फोकलोरिस्ट भी थे। हमारा जो फोकलोर लिखने का जो इंटरेस्ट था, फोक स्टोरी कलेक्ट करने का इंटरेस्ट था, वो भी साथ साथ जर्नलिस्ट के रूप में मेरा चलता था। हो सकता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हो केवल जर्नलिज्म करते हो, लेकिन मैं तो आपको सबसे मेरी पहली किताब जो आई वो ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार है, जो जर्नलिज्म नहीं है, एक तरह से लिटरेचर है, फोक लिटरेचर पर 37 स्टोरीज हैं जो रूटेड टू द सॉइल स्टोरीज हैं। तो ये दोनों काम मैं साथ साथ करते रहता था। तो जर्नलिज्म अपने जगह पर था, और बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी एक तरह से एक्सटेंशन है जर्नलिज्म का। यू राइट द हिस्ट्री ऑफ ए बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन विथ हिज पर्सपेक्टिव। हर आदमी को अपना राइट है अपने स्टोरी को अपने तरह से कहने के लिए। हमारे जर्नलिज्म में ये बड़ा प्रिंसिपल है कि दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जब हमने पूरे देश ने लालू प्रसाद यादव को जाना 1990 में, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी हमने देखा कि वो पत्रकारों से बात करते थे तो दातुन चबा रहे होते थे, आम लोगों से बात कर रहे होते तो वो वही हाफ पैंट और गंजी में रहते थे, गाय को चारा खिला रहे हैं, दूध दूह रहे हैं। और वो जो आपकी पहचान एक फोकलोरिस्ट की है, और लालू प्रसाद के पूरे कैरेक्टर में, चाहे वो संसद में हो चाहे सड़क पे हो, वो एक रीजनल, उनका स्लैंग हो या फिर भोजपुरी भाषी होने का वो हो, उन्होंने वो कैरी किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब कैसी पर्सनैलिटी कैरी करते थे? क्या ये लोग आज कहते हैं कि वो कैमरे के लिए करते थे, या कैमरे के लिए ऐसी बातें करते ताकि वो पॉपुलर हों? इसके पीछे क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, कुछ ओरिजिनलिटी होता है पर्सनालिटी में, और मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी राजनेता जो है वो कंप्लीट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसके दोनों पार्ट होते हैं, और जो पॉलिटिक्स के इंट्रीग होते हैं, जो पॉलिटिक्स के दाव पेच होते हैं, वो लालू प्रसाद नहीं करते होंगे। ये इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं हो सकता। सही बात। वो सब करते होंगे अपना। लेकिन ये बात कि वो कैमरे के लिए ही करते थे, ये गलत बात है। इसलिए कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो नाव पर बैठना, गांव में जहां मान ली फ्लड आया हुआ, सोनपुर असेंबली को एमएलए थे पहले, रिप्रेजेंट करना, वहां जाके लोगों के बीच में
जो दुख का माहौल है, जो लोग डूब रहे हैं, तो उसमें खाना बनवाना, खाना, फिर ढोलक वाले को बुलाना, गाना बजाना करना, उनके लाइफ को एंजॉय करना, दलित के घर में पहुंचना, लोगों के साथ खड़ा रहना और उसके पूरे हैप्पीनेस और सौरव ग्रीफ दोनों को सेलिब्रेट करना, बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ही तरह के हैं। ये उनका बहुत ही नेचुरल पर्सनालिटी है लालू प्रसाद का। हाँ, मुख्यमंत्री के बाद उसको उन्होंने इसको बदला नहीं। बहुत लोग मान लीजिए कि आ जाते हैं, बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते, अपने को परिष्कृत करने लगते हैं। वो परिष्कार लालू प्रसाद ने नहीं किया। जैसे वो रहते थे, जिस तरीके से, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी तरीके से उस गांव के लोगों के बीच में आपको बिरहा चैता सुनना, सुरठी ब्रजभार सुनना, उस तरह के लोगों को, कलाकारों को बुलाना, नाच डांस करवाना, कहानी। होली के बहुत वीडियोस आते थे। हाँ, होली के वीडियो में आप देखते हुए कि होली के वीडियो में भी वो जो लोकल फोक सॉन्ग है, बाबा हरिहरनाथ, तो बाबा गोरखनाथ, सुरठी के राग, तो कृष्ण के गीत, इसी तरह के गीतों को भोजपुरी भाषा में गाया हुआ। तो वो जो होली था, होली के जो उनके गीत थे, वो ब्रज के होली की तरह नहीं है, वो लालू के होली की तरह है, और गोपालगंज, सिवान और हमारे भोजपुरी इलाके के होली की तरह है, जो उनके पर्सनालिटी में वो समाहित है। इसलिए इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कैमरे के लिए। क्या कभी आपको अपने जर्नलिस्टिक करियर में ऐसा लगा कि लालू प्रसाद यादव किसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, मीडिया स्क्रूटिनी को कैसे लेते थे? मीडिया की जो क्रिटिसिज्म है, उसको कैसे लेते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई ऐसा एनेक्डोट हो तो बताइए। मीडिया देखिए, उनका मीडिया दो तरह से उनके तरफ आकर्षित था। एक तो उनका पर्सनालिटी उस तत्कालीन मीडिया को एग्जॉटिक लगता था, तो बिल्कुल। हाँ, अट्रैक्ट होते थे लोग। हाँ। और स्टोरी वो बहुत सेलेबल थे लालू प्रसाद, अभी भी हैं कि भाई वो कुछ बोलते हैं या कहीं से कुछ उनकी बात आती है तो उनके पार्लियामेंट में बोलते हैं या कुछ उनसे बात कर लेता था, तो जर्नलिस्ट को लगता था कि ये बहुत सेलेबल है, जब लालू पर छप जाएगा तो बहुत लोग इसको पढ़ेंगे। उसमें टीवी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, इंटरनेट का जमाना ही नहीं था, फिर भी पेपर वाले जाते रहते थे क्योंकि उनका एग्जॉटिक पर्सनालिटी था। एट द सेम टाइम वो चूंकि सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, बैकवर्ड क्लासेस के लीडर थे, और एक सोसाइटी में क्लास होता है ना, गवर्नेंस का क्लास, उसमें कांग्रेस के बहुत पहले से एक अपर कास्ट का डोमिनेशन था सत्ता के ऊपर, और मीडिया वगैरह में ज्यादा तो तब लोग तो उसी क्लास से आते थे ना, एलिट क्लास से, एक तरह से आते थे। तो उसके इंटरेस्ट को उनका जो लालू का जी का जो पॉलिटिक्स था, वो कहीं ना कहीं से उसके अगेंस्ट था। बैकवर्ड क्लास को खड़ा करना, जिसके सामने जो कोई सामने बोलता नहीं था, समाज में खटिया पर नहीं बैठता था, उसको स्टेज पर ले आना, उसको पॉलिटिकल स्पेस देना। तो एक एनिमोसिटी भी जो जर्नलिस्ट उस तरह के माइंड सेट के थे, उनको हुआ कि भाई क्या इस तरह से तो फूहड़पन कर रहा है, तो एनार्किस्ट आदमी है, तो भाई गाय को रोड पर हाँक रहा है, ये सब काम कर रहा है, लौंडा नाच करा रहा है, एज इफ कि मैंने उसको नेगेटिव रूप में या लालू के पास लिबर्टी लोगों ने लेना शुरू की, क्योंकि लालू बोलने वाले आदमी थे, तो बोलते थे, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे तरीके से उनको कोट कर दिया जो पॉलिटिकली उनको अहित कर रहा है, जो सत्य नहीं है। तो लालू जी दुखी होते थे इस बात पर। लेकिन अब मीडिया ऐसे ही था, उसी में खाने भूरा बाल का हो गया, पूरा बाल वाला होगा। अब उस पर भी आएंगे हम लोग। हाँ। तो इस तरह का कहने का मतलब कि दोनों तरह की बातें थी कि लालू के पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मीडिया वाले जुटते थे कि हम स्टोरी सेलेबल होगा, फर्स्ट एडिशन में मेरा छप जाएगा लालू अगर से हम बात कर लेते हैं तो। दूसरा ये भी था कि लालू के अगेंस्ट जो क्लास बायस था वो इनहेरेंट था, क्योंकि वो मंडल कमीशन, एंटी बीजेपी थे, आडवाणी वाजपेयी को अटैक करते थे वो। तो और बैकवर्ड क्लासेस को, मार्जिनलाइज सेक्शन को, दलित को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते थे बहुत वोकल होकर के। तो जो एंटी फोर्सेस थी उसको ठीक नहीं लगता था ये बात। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं। मेरी दिलचस्पी ये जानने में भी है सर कि आखिर वो कौन सी कन्विक्शन थी लालू प्रसाद यादव में या उनकी पूरी राजनीति में कि वो इस बात पे बहुत 100% कन्विंस हो गए कि मैं सोशल जस्टिस या जो दबे पिछड़े
लोग हैं उनके लिए ही काम करूँगा, उन्हीं की आवाज़ बनूँगा। और उस चक्कर में वो फिर जो वर्चस्व वाली जातियाँ थी, हैं भी अभी बिहार में, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे मायावती ने अपना दलित कार्ड खेला, दलितों की राजनीति की, मगर जब उन्होंने देखा कि सिर्फ दलितों के सहारे मेरी राजनीति नहीं चली, तो ब्राह्मणों को भी इंक्लूड किया। ऐसा, और जिसको लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग और ये सब कहा, ऐसा कोई प्लैंक मुझे लालू की राजनीति में नहीं दिखता है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार की राजनीति में ये दो एक्सट्रीम जो हैं, उन पे ही राजनीति की जा सकती है? दोनों को यूनाइटेड एक फोर्स ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाएगा, अगर मान लो दोनों को लेके चलेगा तो? नहीं, उसमें देखिए दोनों के इमरजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। हुँ, जैसे लालू प्रसाद जी जगन्नाथ मिश्रा जी को हटा करके सत्येंद्र नारायण सिन्हा को, कांग्रेस से इनकी लड़ाई थी, तो इमरजेंसी से ले करके और 2090 तक, मैंने 77 जब से इनका राइज हुआ, 77 में मेंबर हाँ। पार्लियामेंट बने, उसके पहले स्टूडेंट लीडर थे, तब से ले करके बिहार के धरती पर, और 1990 जब सीएम बन जाते हैं, उसके पहले 1980-85 में विधायक बने थे, हुँ, तो इनकी जो सोसाइटी में जिस क्लास से लड़ाई थी, बैकवर्ड क्लासेस का, वो अपर कास्ट के वर्चस्व के अगेंस्ट ही लड़ाई थी। हुँ, उसमें दलित और मार्जिनलाइज, इंटरमीडिएट, बैकवर्ड कास्ट सब आते थे, हुँ, और अपर कास्ट का डोमिनेशन था। हुँ, देखिए, कांशीराम जी ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका जो ओरिजिन था वो दलित को ऑर्गेनाइज करने का, दलितों को हुँ, ऑर्गेनाइज करने का ओरिजिन था, और मुलायम सिंह यादव जो थे वो बैकवर्ड क्लासेस के लीडर थे। लालू प्रसाद में था कि वो दलित और बैकवर्ड को अलग अलग नहीं करते थे, अच्छा। और इन्हीं के साथ वो मानते थे कि मार्जिनलाइज सेक्शन शुद्राज है, सब मेरे साथ है। और इनके साथ उस समय उस पार्टी में, उस स्ट्रीम में रामविलास पासवान जो दलितों के नेता थे, वो इन्हीं लोगों के कालक्रम के वो लीडर हैं, तो वो एक साथ इस मार्जिनलाइज की लड़ाई करते थे। उसने उस सत्ता में 1990 में वो आ गई ताकत है। तो दूसरी बात ये हुई थी कि 1989 में, 88-89 में बहुत बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ था। हाँ, कुल भागलपुर मिलाकर दंगे बहुत फेमस हैं। बहुत फेमस दंगा हुआ था। आपको गोधरा गुजरात में 2002-3 में जो दंगा हुआ था, उसके पहले का सबसे बड़ा दंगा भारत का हुँ, ऑल्टरिंग हिस्ट्री का दंगा वही माना जाता हुँ, था। उसके बैकग्राउंड में सीएम बने थे, हुँ, और मुसलमान उस समय के कांग्रेस शासन से बहुत खफा हो गया था, और साथ साथ उसी कालक्रम में बीजेपी का राइज होना शुरू हुआ। हुँ, तो जैसे आडवाणी जी का रथ यात्रा, उसका पहले रामशील पूजन, ये सब भागलपुर दंगे से मिलता हुआ घटना था। थोड़ा-सा जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं भागलपुर दंगों के बारे में, थोड़ा-सा उसका ब्रीफली उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए कि क्यों हुए थे? किन कम्युनिटीज़ के बीच में हुए थे ये दंगे? ये देखिए, 1990 के पहले आप जाएंगे, लालू के इमरजेंस के पहले, तो दंगा एक एक कंपोनेंट था बिहार के सोशल लाइफ का। अच्छा। कुछ कुछ ऐसे जगह थे, सेंसिटिव इलाके थे, जिसमें नालंदा था, उसमें तो बिहार झारखंड यूनाइटेड था, तो हजारीबाग था, रांची था, जमशेदपुर था, भागलपुर जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो वहाँ पर एक एक माहौल बना रहता था, दंगे का माहौल बना रहता था। उस समय हो सकता है कि दंगा होता कैसे है कि मान लीजिए कि दुर्गा पूजा का टाइम आया, किसी उच्छृंखल कुछ ग्रुप ने, जो क्योंकि राजनीति जो है आरएसएस बीजेपी, ये तो सुपर स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, लेकिन उस तरह के लोग होते हैं, हिंदुत्ववादी है तो कोई मुस्लिम में भी कोई उस तरह का कंजर्वेटिव एलिमेंट है, तो जब अगर मान लीजिए कि दुर्गा पूजा जब डिमॉन्स्ट्रेशन का टाइम आया या मुहर्रम का टाइम आया, तो उस तरह के लोग जो हेट करने वाले होते हैं, वो कहीं पड़का फोड़ दिया तो कुछ फेंक दिया। अच्छा। तो छोटे मोटे ही रीजन होते हैं, जो कि भागलपुर में भी उस तरह का रहा होगा कि मतलब कि दुर्गा पूजा के टाइम में शुरू हुआ था, किसी ने फेंक दिया हुआ, चाहे कुछ उत्पाद किसी ने किया हुआ, चाहे ये कहना मुश्किल है कि इसको इनिशिएट हिंदू ने किया कि मुसलमानों, वो एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसके बाद आप कैसे उसको हैंडल करते हैं प्रशासन या पॉलिटिकल डिस्पेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट देन रेजिम फेल्ड, जो कांग्रेस की सरकार थी वो उस दंगे को कंटेन करने में असफल रही, बहुत जाने गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 1700 से लेकर के 2000 के आसपास वहाँ लोग मारे, हताहत हुए। अच्छा। मरने वाले में ज्यादातर लोग मुसलमान थे, लेकिन हिंदू लोग भी मरे थे उसमें।
तो फिर से होता है तो राजनीति चलने लगती है कि भाई हिंदू को पेट्रोनेज मिल रहा है तो हिंदू वाले ग्रुप हिंदू का बात करने लगते हैं, मुस्लिम वाले प्रेसिपिटेट होने लगता है हुँ, मामला। हुँ। तो इस बैकग्राउंड में लालू यादव सीएम बने थे अच्छा। और ये डिटरमिन्ड थे कि किसी हालत में दंगे को हम अब हुँ, बिहार में नहीं होने देंगे। हुँ, तो मुसलमानों के साथ बात थी कि 14%, 17%, 16% की आबादी है बिहार में। हुँ। वो लोग कांग्रेस से डिसएन्चेंटेड हो गए थे आफ्टर दिस अच्छा। भागलपुर राइट्स। हुँ, बीजेपी भी तो उसकी एंटी पार्टी ही है, वो पार्टी तो हुँ, वो जा नहीं सकते थे। हुँ, और उसमें लालू प्रसाद ने बहुत ही कस के प्रोटेक्ट किया उन लोगों को। हुँ, बाद में तो जो मंडल कमीशन को आप लोग जानते ही हैं, हुँ, तो उसमें हुँ, तो बैकवर्ड क्लासेस के 27% रिजर्वेशन हुए जो कंसोलिडेट हुँ, किया इनके बेस को। हुँ, इसमें मुसलमान जुड़ गए हुँ, और बाद के दिनों में ऐसा कोई रीजन कोई नहीं दिया कि लालू प्रसाद मुसलमानों को छोड़ करके एंटेगोनाइज करके हुँ, और वो दूसरे समूह में जाए। न उनका उस तरह का मिजाज है हुँ, और न ही वो करने के उस कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी है नहीं कि चलो हम एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं। ये उनका दिमाग नहीं है। हुँ, ये उनका पर्सनैलिटी को आप कह सकते हैं कि भई हमारा आदमी जो है खटिया पर नहीं बैठता था, वो हुँ, थाने में नहीं जा सकता था। हुँ, तो अब उस आपको चढ़ करके वो रहेगा, उसमें उसकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। हुँ, मुसलमान है तो उसको आप दबा नहीं सकते हैं, उसको हम हुँ, और उसके लिए जो भी हो तो कोई एडजस्टमेंट हम किसी से नहीं कर सकते हैं। हुँ, इस कॉस्ट पर कि हमारी सत्ता हो जाए या कहीं सोसाइटी में बहुत हम एडजस्ट करके हमारी राजनीति चलने लगे, ये मिजाज के आदमी लालू प्रसाद नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यही कारण है कि ठीक है अपर कास्ट उनसे नहीं जुड़े, लेकिन जो जुड़े उनसे मुसलमान या बैकवर्ड क्लासेस में बहुत बड़ा सेक्शन जो है हुँ, अ, वो उनको छोड़ता नहीं। इसलिए वो स्ट्रांग बने भी रहते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वही उनका स्ट्रेंथ है, हुँ, जिससे आप भी आज बता रहे हैं कि 50 वर्षों में कोई इर्रेलेवेंट नहीं होते हैं। हुँ, पावर में रहें, पावर में नहीं रहें, लेकिन उनका जलवा जो है हुँ। वो खत्म नहीं होता है। अ, क्या यही जो बात आपने कही कि यही रीज़न है कि हमने देखा कि 2014 से लेकर बहुत सारे अपोज़िशन पार्टी वाले बीजेपी में मिल गए, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के जो अपोज़िशन वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में क्लीन कर देती है। क्या आप लालू प्रसाद को बहुत जानते हैं, गहराई तक जानते हैं? क्या यही रीज़न है कि वो मुखर होके बीजेपी के अगेंस्ट रहे और उन्होंने इस प्रेशर में भी वो कहते हैं कि ही डिडन्ट बकल अंडर द प्रेशर कि उनके पास भी तो ये ऑफ़र गए होंगे कि आप शामिल हो जाइए, आपके ऊपर जो फ्रॉड स्कैम का चार्जेस है, जो कन्विक्शन है, उसको आप से मुक्त हो जाएँगे। और जहाँ-जहाँ मौका मिला, चाहे मंचों पे हो, चाहे संसद में हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खूब बोले। व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट इन दिस केस कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में क्यों नहीं गए वो? नहीं, उनका यही किसी-किसी आदमी का ज़हनियत एक पर्सनैलिटी होता है। हुँ, तो लालू प्रसाद जिस तरह से ज़िंदगी जीते आए हैं, जिस तरह से रहे हैं, हुँ, वो एडजस्टमेंट उनके स्वभाव में ही इस तरह से नहीं है। हुँ, इसलिए वो नहीं गए। इसके लिए बहुत प्रताड़ना भी उनको झेलना पड़ा। ये फैक्ट है कि जो लोग गए, हुँ, उनको बहुत सारी आप लोग देखे हुए हैं कि बहुत कोई डिप्टी सीएम बन गया। आसाम वाले का तो नाम था हुँ। न हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा हुँ, तो केसेस में थे, उन पर रोज़ रेड बहुत हो सारे रहे थे। तमाम ऐसे तमाम लीडर्स। ऐसे बहुत सारे तमाम एक हुँ, एक की बात नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर के और आसाम तक, बंगाल तक बहुत लोग गए, उसमें उनका फ़ायदा भी उनको हुआ। हुँ, और लालू प्रसाद को ऐसा ऑफ़र नहीं होगा, हुँ, ये सोच भी नहीं सकते। इतने कद्दावर नेता है कैसे नहीं, जिसके पास 28-30% पर 32% का सोशल बेस जिसके पास है, वो कैसे उसको ऑफ़र नहीं होगा। हुँ, लेकिन वो उनका स्वभाव कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला बिल्कुल ही नहीं है। अब तो कमज़ोर हो गए हैं, बीमारी में हैं, हुँ, नहीं बोलते हैं, हुँ, लेकिन किसी मुकाम पर कभी उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जेल में भी 4-4 साल रहे थे, हुँ, उनकी ज़मानत नहीं हो रही थी। हुँ, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुँ, हैं। हुँ, ये उनकी विशेषता कहिए, जो भी कहिए। हुँ। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे। आज भी इस चीज़ की चर्चा होती है कि कितना डेयरिंग स्टेप था वो, कितना पावरफुल एक्शन था वो। इतनी बड़ी फ़ोर्स पूरे देश के हिंदू एक करने की उनकी जुगत थी आडवाणी जी की और उसको एक मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में जाके गिरफ्तार कर लिया और ख़त्म हो गया।
उस चीज़ को एज़ अ जर्नलिस्ट आपने कैसे देखा था? और जब आपकी किताब को लेकर पूरी चर्चा हुई, तो इस तरह का कोई बात या ऐसी कोई उनका फीडबैक या उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? किसी तरह का प्रेशर था, किसी तरह का भय था या उनकी अपनी राजनीति को खतरा था? क्या था दिमाग में? देखिए, मैंने पहले किसी प्रश्न के जवाब में आपको बताया कि 89 के दंगे के बाद से हुँ। वो सीएम बने थे और बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिहार में दंगा नहीं हो, जो उसमें सक्सीड किए लालू हुँ। प्रसाद। लोग बोलते हैं कि भाई दबंग थे, आडवाणी को अरेस्ट कर दिया, बात वो नहीं तो लालू जी अपने डरे हुए थे, मैं जानता हूँ उस बात को, मैं उसमें हम लोग थे। तो उस समय जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका विरोध करने के लिए कहिए तो एक पहले ही से लो राम मंदिर का तो एक रिलीजियस भाई विरोध करने का एक तरीका चाहिए ना। तो सोमनाथ से उन्होंने यात्रा निकाला जिसका प्रोग्राम था कि वो विभिन्न राज्यों से होते हुए अयोध्या में जाएगा और बोलते नहीं थे कि बाबरी मस्जिद हमको तोड़ना है, लेकिन बोलते थे कि राम मंदिर वहीं पर बनाना है, उसी जगह पर। तो भाई कहीं पर मंदिर कैसे उसको तोड़िएगा नहीं तो कैसे बनाइएगा? तो उसमें हुजूम चलता था। तो लालू जी को डर हुआ, सबसे पहले तो व्यक्तिगत ही एक डर हुआ उनको, चूंकि बिहार के वो नेता थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ऑब्वियसली है कि ये बीजेपी के सपोर्ट से टिकी हुई थी जो बाद में गिर गई। हुँ। तो इनको डर हुआ कि भाई बिहार में जब घुसेंगे तो ये तो एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इस तरह के नारे, हुजूम और फ्रेंजी वाले लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर कहीं दंगा मत हो जाए यहाँ पर, और दंगा हो जाएगा तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर 89 का हाल हो जाएगा हमारा। राज मैंने कुछ भी हो सकता है, जब राइट हो जाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है ना। तो इनको सबसे बड़ा डर हुआ कि दंगा हमको नहीं होने, इसलिए उन्होंने आडवाणी को किसी हालत में वो अरेस्ट करना चाहते थे। इसके लिए विरोध भी अ, उन्हीं के मंत्रिमंडल में बहुत लोग सोचते थे कि भाई इन्होंने टाइम भी दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बहुत सारे धर्मगुरुओं को बुला करके यात्रा मत कीजिए वहां पर, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। कुछ मंत्री लोगों ने लालू जी को भी कहा कि भाई तो आप निकल जाने दीजिए, वो तो मुलायम सिंह यादव अयोध्या में जाएंगे। लेकिन क्रेडिट की बात नहीं थी, बात लालू को डर था कि जैसे ही बिहार में घुसेंगे कहीं दंगा मत हो जाए। तुरंत दंगा हुआ था 1 साल पहले वहां पर। तो इसको उन्होंने अपने इस चीज को, उसमें ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट मिला होगा, उसमें नीतीश कुमार जी उसी पार्टी में थे, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, सारे लोग उसमें थे एक साथ में, और विश्वनाथ प्रताप तो प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो लेकिन ये दिमाग जो था वो लालू प्रसाद का ही था, वो एक डर के तहत था कि हम अगर इनको अलाउ करेंगे। हाँ, दूसरा डर था कि कहीं इनको अरेस्ट होने के बाद से तो दंगा भड़क सकता है, क्योंकि हिंदूवादी ताकतें वहां पर मुखर हो सकती हैं, कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरेस्ट हो गए, चुपचाप स्टेट शांत रहा, और फिर जो बाद में 1995 का चुनाव हुआ तो लालू यादव जीत गए। तो वो एक तरह से यही यही बात थी। ठीक है। मगर सर साथ-साथ पूरी लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है उसमें विरोधाभास भी बहुत सारे दिखते हैं। जी। उनमें से एक है कि उन्होंने पूरा सोशल जस्टिस का पूरा कैंपेन किया, पूरी राजनीति उसी पे खड़ी है। मगर आज भी आपको क्या लगता है आज भी बिहार में जो ये तबके हैं, जिनके लिए सोशल जस्टिस की बात और राजनीति हुई, क्या वो ऊपर उठ पाए हैं? बहुत सारे इंडेक्सेस में आज भी वहाँ के दलित, वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के बाकी पिछड़ी जातियाँ उन इंडेक्सेस में बहुत नीचे हैं। हाँ, क्या रीज़न है इसका? वो राजनीति उनको अपलिफ्ट क्यों नहीं कर पाई? नहीं देखिए, राजनीति अपने का एक काम है कि उसको वॉइस तो दिया, उसने एम्पावर तो किया, हुँ, लेकिन किसी सोसाइटी को कंप्लीट अपलिफ्ट और पैरिटी में आने के लिए केवल राजनीति ही एक बात नहीं हो सकती है। हुँ, जैसे मान लीजिए कि हम एम्पावर्ड हो गए, हुँ, आपको आईएएस बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको मेरिट भी चाहिए ना, तब ना अपलिफ्ट होइएगा। हुँ, तो उस अपलिफ्टमेंट में जेनरेशंस लग जाते हैं। उसमें आपका इकोनॉमी, सोसाइटी, ब्रिंगिंग अप, बहुत तरह एक चीज में केवल राजनीति में कोई मंडल कमीशन ला दिया और हमको विल है कि हम, तो लालू जी ने अपना पॉलिटिकल काम तो किया, हुँ, लेकिन हो सकता है कि जिस शिद्दत के साथ एडुकेशन के फ्रंट पर काम करना चाहिए था लालू प्रसाद जी को, सोशल एम्पावरमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म के फ्रंट पर जो काम करना चाहिए था, या और जो सोसाइटी को ट्रेन करना चाहिए था, इस कामों में हो सकता है कि उतने
गहराई तक या उतने विजन के साथ या तो काम नहीं किए होंगे, उनका मौका नहीं मिला होगा। लेकिन एक बात और आपको प्रवीण मैं बता रहा हूँ कि ये 10-20 साल का किसी का इसको इस रूप में किस ब्लेम भी आप नहीं कर सकते हैं कि दलित और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है पीछा तमिलनाडु में ही चाहे कहीं पर भी देखिए कि बरसों डिकेड्स तक मूवमेंट हुए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज्ड क्लास है, सोशल सेक्शन है, उसके पैरिटी में क्या कहीं पर आदमी आ सका है? इतना आसान नहीं है। सेंचुरीज ओल्ड जो सिस्टमिक डिस्पैरिटी है हिंदू वर्णाश्रम सिस्टम में, शूद्र और अपर कास्ट का, ये इसके लिए एक्सपेक्ट भी करना कि लालू प्रसाद आकर के इसको कंप्लीट चेंज करके पैरिटी और इक्वालिटी, आइडियल बात है, इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम उन्होंने कर दिया और कुछ करने को नहीं था। लालू प्रसाद ने एम्पावरमेंट के सेक्टर में बहुत काम किया, लेकिन एट द सेम टाइम जो एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहिए था, जो उन लोगों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए था ग्रास रूट्स लेवल पर, हो सकता है कि लालू प्रसाद को या तो मौका नहीं मिला हो या वो उनका विजन वहां पर उतना बड़ा विजन नहीं रहा हो। आपने विजन की बात की, एक बड़ी चर्चा होती रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही चरवाहा विद्यालय खोले। अब इसको देखने के दो नज़रिए हैं। उस सेक्शन के बारे में सोचें तो वो उनके लिए एक आइडल चीज़ है। अदर सेक्शन जो डोमिनेंट क्लास है, जो कि सुविधा संपन्न लोग हैं, वो उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि बीएड कॉलेज बंद करा के जो मुजफ्फरपुर में जो पहला चरवाहा विद्यालय खोला गया था, वो बीएड कॉलेज था तुर्की में, उसको बंद करके चरवाहा विद्यालय खोला गया। दोनों एक्सट्रीम पे दो लोग हैं, दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव जो विज़न की आपने बात की, थोड़ा सा ब्रॉड विज़न नहीं ला पाए अपने पूरी गवर्नेंस में? वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको लगता था कि वी आर बीइंग टारगेटेड, और दूसरी सेक्शन सोसाइटी को लगता था एंड वी आर गेटिंग बेनिफिटेड। ये वाली जो राजनीति है, इससे ऊपर नहीं उठ पाए लालू प्रसाद यादव? जी नहीं, ये गलत है। एक तो तुर्की में जो चरवाहा विद्यालय बना था, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बीएड कॉलेज का ऑफकोर्स ग्राउंड था, बड़ा ग्राउंड था, उसमें कॉलेज बंद करके नहीं बना था। वो उसका कॉन्सेप्ट था कि जो गरीब लोग थे, जो चरवाहे थे, जो बकरी चरा रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं, उनको ये इस तरह का ताकत नहीं है, उनको इकोनॉमी नहीं है, वेयरविथल नहीं है कि स्कूल में जा करके 9 से लेकर के और 5 तक उनका बच्चा बैठे, और उनके यहाँ घर में खाना भी हो। चला रहे थे अपना मैदान फील्ड में। तो कॉन्सेप्ट था कि भाई टीचर यहाँ बैठेंगे, तुम्हारा गाय बछड़ा भी चरते रहेगा और तुम यहाँ बैठ के कुछ सीखते भी रहो। इसके लिए वो बना था, किसी चीज को बंद करके नहीं बना था। वो एक तरह से आप पहले के ज़माने में जाएंगे तो स्कूलों में बल्कि जो चरवाहों का, दलितों का, पिछड़ों का एडमिशन भी जल्दी नहीं होता था। तो चरवाहा विद्यालय था कि ये तुम्हारे गाय चराना बंद नहीं होगा, तुम्हारा काम काज बंद करके आओगे तो क्या खाओगे घर में जा करके। तो गाय भी इस मैदान में चरेगी और तुम यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो। और तुर्की का बीएड कॉलेज बंद नहीं करके हुआ, तो कॉलेज में अपने जगह चल रहा था। हाँ, इसको आगे लालू प्रसाद जी नहीं बढ़ा, शिक्षक जो उसमें चाहिए, जो स्ट्रक्चर की जो बात हम कर रहे हैं, उसको सस्टेन उन्होंने नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत ही नॉवेल था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो वो 1 साल चल के बंद हाँ, बंद इसलिए वही बात है कि उसको जिस गति से उसको पेश करना चाहिए, उसको आगे करना चाहिए, शिक्षकों को बहाल करना चाहिए, लोगों को जा करके ग्रास रूट्स लेवल पर इंस्पायर करना चाहिए कि बैठो पढ़ो, उसको नारे के रूप में रह गया। और लालू प्रसाद जी इसको उतना जितना बढ़ाना चाहिए था, 2 काम उन्होंने किया, चरवाहा विद्यालय और पहले इंदिरा आवास योजना, जो प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है घर बनवाने वाला, वो आज का योजना नहीं, 1980 इंदिरा गांधी के टाइम का वो योजना है। अच्छा। तो उसके तहत गाँव में घर दलितों के बनते थे। ये किसी प्राइम मिनिस्टर की योजना नहीं है दलितों का घर बनना। इंदिरा आवास योजना पहले नाम था, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नाम हो गया, जो कहिए, इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ था। तो उसमें होता क्या था कि जब फंड जो जाता था दलितों के बस्ती घर बनाने के लिए, वो किसी आइसोलेटेड अनलिवेबल कॉलोनी में वो लोग बना देता था। अब फिर बाद में उसमें कोई जाता ही नहीं था, दलित अपना बस्ती नहीं छोड़ता था। तो लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला और शहरों में और गाँवों में
हजारों घर उन्होंने भोला पासवान शास्त्री भवन बनवाया, जो कि दलित मैंने अच्छे इलाके में बनवाया। इससे लोग बहुत तबाह हुए एक तरह से कि भाई ये तो पॉश है। पटना के राजेंद्र नगर में, पटना के आशियाना नगर में, ये लालू के टाइम में ही इस तरह की भोला पासवान शास्त्री भवन बने। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे शहरों में जो लिवेबल इलाका था, जहाँ पर पोस्ट लोग रहते थे, वहाँ पर दलितों के घर उन्होंने बनवाए। अब वहाँ तो परेशानी होती थी कि भाई अब कोई मान लीजिए कस्टम का ऑफिसर है, कोई सिविल सर्वेंट है, वहाँ पर सुअर वाला रह रहा है, तो गंदगी तो फैलेगा। तो लालू का दूसरा रिवोल्यूशन था कि उन्होंने जो इंदिरा आवास या जो गरीबों के लिए घर बनवाया, उस मेन स्ट्रीम में बनवाया, उसमें वो जाते थे। और चरवाहा विद्यालय कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था। अभी सस्टेन इसको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो पाया। जब लालू और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो आप जर्नलिज्म ही कर रहे थे, और उस समय के पूरे टाइम को जो अपोजिशन है, कई लोग भी, वहाँ की कई क्लासेस भी जंगल राज कह के आज भी उसको टर्म करती हैं, और ये आरजेडी के खिलाफ बहुत बड़ा एजेंडा भी रहता है। आपकी नज़र में क्या सही में वो जंगल राज था? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा आपको गलत बयानी है और गलत झूठ है, जिसमें कई बार बोल चुका हूँ और किताब में भी लिख चुका हूँ। तत्कालीन टाइम में भी हम लोग लिखते थे। मैं 1997 में की घटना हमको अच्छी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में याद है। ये लालू प्रसाद जी सीएम से हट गए थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई थी, नई थी बिल्कुल, और लालू जी जेल में थे। 1997 में जुलाई का महीना था। उसमें पटना में बहुत बारिश हुई। जब भी पटना में बारिश होती है तो वहाँ पर जल जमाव और आज भी हो जाता है। सिविक इशू किसी ने PIL फाइल कर दिया हाई कोर्ट में कि भाई प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रहा है और लोगों के सिविक्स इशू समस्याएं बढ़ गई हैं। उस समय कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बुलाया चीफ सेक्रेटरी को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी, सारे ऑफिशियल को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, क्यों एक्ट करता हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नजर नहीं आ रहा है, जबकि और राबड़ी जी को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं, फैक्ट था कि नहीं था, इसलिए कि वो नई सीएम बनी थी, घर से निकल कर के सीएम बन गई थी, किचन से सीधा विधानसभा में पहुंच चली गई थी। लालू जी जेल में थे, जो कि ऑल पावरफुल के सब चीजों को जानने वाले थे। तो एक तरह से ऑफिशियल सब डेरलिक्ट फ्रॉम ड्यूटी हो गया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, जिसको कोर्ट ने बुलाया और उसी लोगों को डांटते हुए, एडमोनिश करते हुए कहा कि ये जंगल राज है क्या, कोई आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जल जमाव की स्थिति पटना के लोग तरसता है, यहाँ PIL हुआ है, आप लोग किस लिए है वहां पर। बहुत ही इस तरह से वर्बल ओरल तरीके से कोर्ट ने डांटा। उस समय के मैं भी रिपोर्ट किया था, मेरा रिपोर्ट अब आप देख लीजिएगा, उस समय स्टेट्समैन में था, तो उसमें सारे अखबारों ने रिपोर्ट यही किया कि कोर्ट ने ऑफिशियल को ये इस तरह से फटकार लगाई जल जमाव के इशू पर। अब उस समय सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी में थे, लालू के डिफेंड नहीं कर सकते थे, राबड़ी जी बिल्कुल नई थी प्रशासनिक कामों के लिए, एक वैक्यूम था। तो अब जंगल राज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह अपोनेंट लोग उसको बोलना शुरू कर दिया और अब डिकेड्स बदल गए, समय बदल गया, अब उसको आज भी आप चलाए जा रहे हैं और फिर वही पुराना शिल्पी गौतम ये सब केस जो है आप सुनने लगते हैं। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद से जो बहुत नामी प्रोफेसर थी, एडुकेटेड थी, IAS, उनके फादर थे, पापड़ी बोस का हत्या हुआ पाटलिपुत्रा में, कॉलोनी में उनके घर में जाकर के उनका घर उजड़ गया। वो प्रोफेसर थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले थी, पटना की रहने वाली थी। तो कहने का मतलब कि अब उसकी चर्चा तो आप नहीं, फॉर्डर स्कैम कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ आपको इसी रेजिम में, वो भी CBI के पास है, और उसमें जो भी सृजन घोटाले के मेन एक्यूज थे, उन लोगों के तमाम फोटो, तमाम एसोसिएशन जो सरकार NDA की वहां पर है, उन लोगों के साथ है उसका। तो अब उसको चारा घोटाला में हजारों सैकड़ों की संख्या में एक्यूज लोग थे, जगन्नाथ मिश्रा भी जो उसमें एक्यूज थे, सब दोनों को बराबर एक टाइम में कन्विक्शन हुआ था। जगन्नाथ जी के बेटा जो हैं
अभी इस सरकार में मंत्री हैं हम्म, और लेकिन अब चारा चोर बोल दिए तो लालू यादव का नाम आ जाता है, और आज का लोग हो सकता है रिकॉर्ड नहीं पढ़ता हो, हम्म, लेकिन फैक्ट है कि दोनों चीफ मिनिस्टर सेम टाइम के लिए सेम चार्जेज में कन्विक्ट हुए थे ना। हम्म। मगर हम लोग जब भी लालू रेजीम की बात करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, या लोगों से बात करते हैं, अनुभवी लोगों से बात करते हैं, आपकी तरह ही लोग, तो लालू रेजीम के बारे में अपहरण, फिरौती और ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनका बोलबाला बहुत माना जाता है कि बहुत रहा। अपहरणों की तमाम घटनाएं होती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, देखिए और जो क्या रीज़न था उसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लालू प्रसाद उस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? नहीं बताते हैं आपको कि ये जो इसकी जो एज ए जर्नलिस्ट जो किडनैपिंग के जो केसेज हुए हैं, तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, तो किडनैपिंग हुए हैं ना भाई, हम्म, उसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है, हम्म, वो होते थे। देखिए होता क्या है कि क्राइम तो होते रहता है, उस काल क्रम में जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, हाँ, सही बात। तो वो क्राइम के तरीके बदल जाते हैं। हम्म, तो उस समय आपको एक तो लैंड का कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, हम्म, और ये किडनैपिंग, लोगों को उठा लेना और उससे फिर से फिरौती मांगना, उस समय के फेज के 80s 90s का, लालू के आने के पहले भी था, लालू से ही केवल किडनैपिंग शुरू नहीं हुआ था, वो चल रहा था। हम्म, जैसे मैसेकर, हम्म, कास्ट वायलेंस, अब नूनही, नगमार, दलेलचक, बघौरा, ये सब लालू के टाइम में थोड़ी हुए थे, बड़े बड़े मैसेकर उसमें हाँ लालू के टाइम में भी चलते आ रहे थे। हम्म, तो हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि जितने अ, प्रशासनिक तरीके से जो जो एफिशिएंसी दिखानी चाहिए उसको कंटेन करने के लिए, वो लालू प्रसाद जी हम्म, नहीं दिखा पाए होंगे, उसमें उनकी कमजोरी रही होगी, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। हम्म, लेकिन जहां तक कि ये उन्होंने छूट दे दिया गैंगस्टर को, हम्म, तो वो गैंगस्टर किस जमाने में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में, बताइए कि सबका नाम हम लोग लें, गैंगस्टर कब नहीं होते हैं? गैंगस्टर तो राजनीति के पार्ट है ना, किसी पार्टी में वो रहते ही हैं ना भाई, आज भी हैं। आज भी हैं। हम्म, तो हाँ, उसका पॉलिटिकल उस समय मान लीजिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, हम्म, वो गैंगस्टर थे। आज अनंत सिंह है तो वो गैंगस्टर हैं। हम्म, किसी जमाने में मान लीजिए कि अतीक खान रहे होंगे, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आज ब्रजभूषण सिंह है, आपको उत्तर प्रदेश में एक से एक राजा भाई, यहाँ एक तरह हम्म, ये लोग खत्म थोड़ी हो जाते हैं। हम्म, तो हमारे कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स और क्राइम का जो नेक्सस है, उसके प्रोपाउंडर कोई लालू प्रसाद या कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है। हम्म, ये ऐसा ही आपका राजनीति है, गंदी राजनीति है, अच्छे अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा ही आपका राजनीति है। हम्म। तो उसी तरह से उसमें भी रहा होगा। क्या आपको लगता है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना लालू प्रसाद यादव की का एक पॉलिटिकल ब्लंडर था? क्योंकि उस बीच में ही साधु यादव, उनके दूसरे भाई, ये सब भी सामने आए। उसी बीच में ये जो मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है राबड़ी देवी का, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। तो आज आप अगर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट आप सोचें, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना कितना बोल्ड स्टेप था, एक तो पहली बात। और वो क्या पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ आरजेडी की राजनीति के लिए, क्योंकि आज तक उस चीज़ के लिए उनको अटैक किया जाता है। नहीं देखिए, हम एक जर्नलिस्ट के रूप में, चूंकि उसको घटना को मैंने कवर किया था, उसमें की तत्कालीन राजनीति, राबड़ी देवी को जब बैटन पास, मैं स्टेट्समैन में स्पेशल अच्छा। करेस्पॉन्डेंट था, तो हम लोग उसको रिपोर्ट किए हुए हैं। देखिए पॉलिटिक्स में होता क्या है ना कि एक सर्कमस्टांसेस जो बनता है, वो बड़ा ऐसा होता है कि उसमें बड़ा मुश्किलात हो जाता है। बाहर से देखने पर हुँ, वो लगता है, वो सही भी लग सकता है, जर्नलिस्ट के आई से आज 20 हाइंडसाइट में देखिएगा हुँ, तो बहुत सारी बातें जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन फैक्ट है कि 1995 में लालू प्रसाद जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था। 1995 के चुनाव जब असेंबली का हुआ था, हुँ, तो लैंडस्लाइड उनको विक्ट्री हुआ था। हुँ, उसके बाद फॉर्डर स्कैम, ये सब चार्जेस वगैरह सामने आए, तो ऑब्वियसली जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनके पार्टी के भीतर, उसके सार्वभौम नेता लालू प्रसाद जी थे। हुँ, कोई दूसरा नेता हुँ, बन नहीं सकता था। हुँ, अब वो आदमी को ऐसी परिस्थिति आई कि हुँ, जाना पड़ा। तो उसमें सीनियर लीडर भी कांग्रेस में, वो आरजेडी में बहुत थे, महावीर प्रसाद थे, बहुत सारे लोग थे।
लेकिन कोई आदमी के पास ये ताकत नहीं थी कि लालू हटेंगे हम सीएम बन जाएंगे तो मेरा विरोध नहीं होगा, क्योंकि ना वोट ना उनके नाम पर मिला नहीं था। मान लीजिए कि सीनियर लीडर लालू प्रसाद नाम पे वो पार्टी टूट जाती। अब मान लीजिए रंजन यादव तो बोले हमको क्यों नहीं बनाया भाई, महावीर प्रसाद है तो हमको क्यों नहीं बनाया, जावेद साहब है तो हमको क्यों नहीं बनाया, गुलाम सरवर है तो हमको क्यों नहीं बनाया। तो एक तो कोई लीडर तो उस तरह से था नहीं। तो सारे सीनियर लोगों ने लालू प्रसाद सडनली, आपको बाहर से लगता है कि सडनली बना दिया होगा। लालू प्रसाद को जब जेल जाना था तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अरे हम लोग बाहर में, ठीक है इंटरनल पार्ट के हम लोग मीटिंग के पार्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे कि भाई मीटिंग उन्होंने बुलाया अपने रिजर्व पार्टी का। उन्होंने कहा कि भाई अपना नेता आप लोग चुन लीजिए, हमको तो अब जेल जाना है, हमको तो कोई उपाय नहीं है इसमें, हमको तो भाई चार्जशीट हो गया है, कोर्ट से वारंट है, हमारा बेल सुप्रीम कोर्ट तक ये कैंसिल हो चुका है, हमको बेल नहीं मिला है, तो आप लोग अपना नेता चुन लीजिए। सारे सीनियर लीडर्स ने, उसमें क्या आप अभी भी जिंदा है, विजय कृष्ण वगैरह से जाके पूछ लीजिएगा आप, जगदानंद जी, सारे रघुवंश बाबू तुम्हारे के जो पहले के जो लालू मंत्रिमंडलों में थे उनसे जाके पूछिएगा। बहुत लोग बाद में जेडीयू में भी आए, लेकिन सब लोग कहेंगे कि ये जिम्मेवारी लालू को ही, कि आप इसमें दूसरा कोई कुछ काम नहीं कर सकता है। आप राबड़ी देवी की जिंदाबाद का नारा उस भीड़ से ही निकला, उस लेजिस्लेचर पार्टी से ही निकला, क्योंकि किसी दूसरे का निकलता तो पार्टी टूट जाती, वहां बगावत हो जाता, फिर लालू चले जाते। तो एक ऐसी परिस्थिति बनी कि लालू यादव को उसको बनाना पड़ेगा। उन मास्टर स्ट्रोक था और नहीं वो कोई ब्लंडर था, वो एक परिस्थिति जन्य था। हाँ, लेकिन अगर सीएम बनी तो ये बाहर के लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना कि क्यों बनाया, अपने पत्नी को बना दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये ठीक नहीं था, ये क्वेश्चन को मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल पार्टी बचाने का एक प्रयास, पार्टी बचाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था लालू प्रसाद के पास, वो नहीं बना सकते थे, किसी कोई तैयार नहीं हो सकता था और एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता था। वो अभी तक चल रहा है। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए तो यहाँ पे ये नैरेटिव चलने लगा कि यहाँ पे भी राबड़ी देवी की तरह अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ को आगे कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, तो देखिए एक वो प्रेसिडेंट सेट हो गया। प्रेसिडेंट सेट नहीं, देखिए है क्या कि अब आप तो भाई कांग्रेस के हिस्ट्री को भी जानते हैं ना, कि नेहरू जी के बाद से कांग्रेस टूट गई ना। इंदिरा गांधी को उनके टाइम में तो, नेहरू जी के टाइम में तो पार्टी में कोई बहुत बड़ी नेता नहीं थी। नेहरू जी ने कभी कहा भी नहीं था कि पीएम बन जाएंगी। लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने ना उनके बाद से। लेकिन जब इंदिरा जी का जब लीडरशिप आगे आया तो बहुत लोगों ने छोड़ा, पार्टी टूट गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस आईएनसी जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ, इंदिरा गांधी से हुआ। तो ये भारत के, इंडिया का मिजाज कह सकते हैं कि जो नेता होता है उसका लीनिएज चलने लगता है, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, और वही उनके साथ भी रहा होगा, और क्या कह सकते हैं इसको। सर, तो क्या परिवारवाद जो है हाँ, वो हर पार्टी में है, चाहे कोई भी पार्टी इसको कितना बड़ा कैंपेन बनाए, आक्षेप लगाए, ब्लेम करे, मगर क्या अपने मतलब पार्टी को टूटने से रोकने के लिए अपने बेटे या उसी की लीनेज का, उसी की सरनेम का, जैसे गांधी परिवार तो गांधी का ही सरनेम हो, यादव हैं तो यादव का ही सरनेम हो, उसके चक्कर में परिवारवाद बढ़ता गया है भारतीय राजनीति में? देखिए कुछ ऐसे प्रवीण, कुछ ऐसे चीजें क्लिष्ट बन जाती है ना, जो कि बननी नहीं चाहिए। अभी मैं एक बुक इवेंट में गया था, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे हैं। तो चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाई ये आखिर में ये महा अनडेमोक्रेटिक बात है कि हम, ठीक हमारे दादा थे, हम बने, तो ये पॉलिटिशियन पर ही बात क्यों लागू होती है? ये बात प्रशासक पर क्यों नहीं लागू होती है? वो स्पोर्ट्स के फील्ड में क्यों नहीं लागू होता है? फिल्म के फील्ड में क्यों नहीं लागू होता है? जुडिशरी जर्नलिज्म में क्यों नहीं लागू, मीडिया में क्यों नहीं लागू होता है? कहने का मतलब कि एक पारिवारिक जो स्थिति रहती है, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से पावर में नहीं है, पावर में आई है तो 14-12 साल से है, तो बाद में देखिएगा उसमें कि जो पावर में नहीं रहने पर बहुत आसानी से आप वंशवाद ये सब कुछ कर सकते हैं। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी को परिवार नहीं है, चूंकि प्रचारक थे, या शादी वादी जो है डिसोन कर दिया होगा उन्होंने। लेकिन जब भी आप वाजपेयी जी थे, वो तो प्रचारक थे, लेकिन फिर भी रंजन भट्टाचार्य कितना नाम छपता था, जो कि अडॉप्टेड डॉटर थी, सब चीजों को।
तो कहने का मतलब है कि ये गलत भी है। परिवारवादी है क्या बेसिकली? आप अगर चाहते हैं, आपका बेटा है, आप राजनीति की फील्ड में वो बनना चाहता है, आप राजनीति में काम करना चाहता है, तो हाउ कैन यू डिनाई इट? हाउ कैन यू? हाँ, पीपल के बीच में उसको जाना है, उसको लोग हरवा देगा। बहुत सारे परिवार में ये कोई जरूरी नहीं है कि लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया तो पीपल उनको जिंदगी भर एक्सेप्ट करते हैं। अब वही तो एक राजनीति में नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, लोगों के मैंडेट्स का तो टेस्ट पास करना ही नहीं, होता है। दारोगा राय जी के बेटे लोग हैं, वो सीएम थे, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, चुनाव हरवा दिया, तो घर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी खुद आप देख रहे हैं कि जो कई वर्षों से 2009 के बाद से सत्ता से बाहर हैं, तो क्या वो अगर मान लीजिए कि चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, किसी टाइम में समय ऐसा आता है कि पासा पलटता है, तो क्या राहुल गांधी को इसलिए बैनिश कर देना चाहिए कि वो नेहरू खानदान से आते हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं? ठीक है, एक चीज़ बहुत चर्चा का विषय बनती है जब भी लालू रिजीम की बात होती है। मीसा भारती की शादी थी पटना में, कहा जाता है ऐसा, मैंने भी ऐसे ही सुना है लोगों से, कि शादी हुई तो लालू जी के परिवार ने पूरे शहर से नई गाड़ियाँ उठवा ली, फर्नीचर हाउस से फर्नीचर उठा लिया। और एक डॉक्टर साहब का किस्सा बड़ा चलता है कि डॉक्टर साहब की गाड़ी गायब हो गई, नई गाड़ी खरीदी थी। तो ये अलग किस्सा है कि वो सीएम हाउस में आए कंप्लेंट करने के लिए कि मेरे यहाँ से मेरी नई गाड़ी उठ गई है, प्लीज़ हेल्प करिए। तो देखते हैं कि सीएम आवास में ही उनकी गाड़ी खड़ी थी और लालू जी बाहर आए और कहते हैं कि अरे ये इन्होंने उठा ली, इनको कुछ खर्चा पानी देके वापस कर देंगे ये गाड़ी। इस तरह के जो किस्से हैं मीसा भारती की शादी को लेके, तो बहुत लोग कहते हैं कि फर्नीचर हाउस खाली हो गए, नई गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली, तमाम शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस शादी में यूज़ हुआ। इस चीज़ को लालू प्रसाद यादव कैसे देखते हैं? आप तब एक जर्नलिस्ट थे, आपने उस चीज़ को कैसे देखा था? और जब आप किताबों के सिलसिले में उनसे मिले, बातचीत हुई, तो उनका क्या इस चीज़ पे कहना था? देखिए, ये एक और पुराने तरह का प्रश्न है। ये प्रश्न हमसे पूछे भी गए हैं, बहुत बार मैंने बोला भी है। देखिए, जब सत्ता में कोई आदमी रहता है ना, अभी जो कहानी कोई बोलता है कि हाँ, वो आदमी गया डॉक्टर कि क्या हमसे पूछा गया है, और फिर लालू जी ने कहा कि मेरी गाड़ी लगी हुई है। लेकिन कोई सीएम के घर में गया, बोला कि तो मेरी गाड़ी किडनैप हो गया था, या कोई लेकर भाग गया था, हम आपके यहाँ देख रहे हैं, लालू जी आपको क्या कहना है? ऐसे कोई सीएम से मिल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, चाहे नीतीश कुमार, चाहे कोई भी सीएम हो, ऐसे कोई जाके सीएम हाउस में कर सकता है क्या? देखिए, सीएम के ऑफिस में, प्रवीण आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाएंगे तो एक तो तरीका होता है, वो प्रोटोकॉल उसका है ना। सीएम का मॉर्निंग का या इवनिंग का रूटीन, डे का रूटीन क्या होता है? सीएम के भाई मॉर्निंग में उठते हैं तो उनका शेड्यूल होता है कि कहाँ कैबिनेट मीटिंग है, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कौन लोगों से मिलेंगे। कई चीफ सेक्रेटरी उसके पास बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके पास होते हैं, आईएएस ऑफिशियल्स वहाँ पे होते हैं, डीजीपी, ये सारे लोग होते हैं ना, उसमें उनके स्ट्रक्चर में ऑफिस जाते हैं, घर में रहते हैं, जो भी कहिए। वो अपना व्यक्तिगत दत्वन करना दूसरी बात है, लेकिन एक सीएम है तो फिर सीएम का तरीका है उसका ना। ताकि ऐसे कोई गांव में मुखिया बैठा हुआ है कि आप कोई डॉक्टर साहब गए और बोले कह रहे भाई तुम्हारा गड़िया आपके पास लगा हुआ है इस तरह से अगर स्टोरी फोक टेल ही है कि वो लोग बना देते हैं। अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानियां हैं, तो क्या कहिएगा उसके। मीसा भारती वाला जो हाँ, वो कांड उसमें हम लोगों को देखने में आया था कि कुछ शोरूम वगैरह से गाड़ियां उठाई गई थी। ये हो सकता है कि लालू के पार्टी के लोग या उसमें उनके जो ये जो उनके नाम पर कुछ करते हैं, उसमें लोग रहे होंगे। लेकिन लालू यादव ने उठवा लिया इस गाड़ी को, या उनके प्रश्रय से उठ गया। अब अनंत सिंह जो भी गुंडागर्दी मुकामा के क्षेत्र में करे तो नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन सत्ता का वो अगर कोई गैंगस्टर है, कोई बदमाश है, तो सत्ता के नाम पर वो खेल जो है वो खेलता है। वो उसमें भी हुआ होगा, इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर बनते हैं, अचानक से रेलवे घाटे में चल रहा था, प्रॉफिटेबल हो जाता है। बड़ी चर्चा होती है इसकी, हर रेल बजट आता है तो उसमें बड़ी चर्चा होती है, नई नई तरह की स्कीमें आती हैं और
इतना प्रॉफिटेबल हो जाता है कि फिर लालू प्रसाद यादव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। उनके करिकुलम में वो शामिल होने की बात होती है कि क्या इनके फंडे थे। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेलवे मिनिस्टर किया कि वो ये पूरा डिपार्टमेंट रेलवे का था प्रॉफिटेबल हो गया था? देखिए, वो ये एक तो रेलवे मिनिस्टर थे और ये डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग किस तरह से करते रहे होंगे, ये एक तो हमने किताब में एक चैप्टर ही रेलवे पर लिखा है, इसमें 90,000 करोड़ का फायदा हुआ था। उन्होंने किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया था, रेलवे तरक्की किया था, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन इस एक जर्नलिस्ट के रूप में, चूंकि हम लोग रेलवे के टेक्निकल आदमी नहीं है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है कि रेलवे प्रॉफिट में आया हो, तो रेलवे बोर्ड का रिकॉर्ड है जो कि किताबों में आई है, तो किताब में तो हवा में आई नहीं है, तो सारे रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल है। तो दैट वे में एक अचीवमेंट था उनका, जो 90,000 करोड़ का फायदा को छोड़ के वो गए। इसी रूप में इसको लेना चाहिए, न कि इस रूप में कि कैसे हुआ क्या हुआ। उसके लिए तो भाई अब फिर बोर्ड में उसमें के रिकॉर्ड देखिए, किताब पढ़िए, उसमें के रिकॉर्ड को जानिए। लेकिन नहीं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी उन्होंने चीज़ें की थी? जैसे उन्होंने बोला कि स्क्रैप जो रेलवे का बहुत सालों से, सदियों से पड़ा था, हाँ, उसको बेचना हुआ, फिर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने हुए, एडवर्टाइज़मेंट लाना हुआ, इस तरह के कौन-कौन से 2-4 काम अगर देखिए उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ओरिएंट माने एम्प्लॉयमेंट से लोगों से कुछ जोड़ करके देखा। जैसे मान लीजिए कि मुंगेर बहुत बड़ा रेलवे का वहाँ पर कारखाना पहले ही से था, सेंटर है जमालपुर रेलवे का, और वहाँ पर आपको ये एक कम्युनिटी रहती है जो कि बर्तन बनाने वालों का, कुम्हारों का है। हाँ, बिल्कुल। तो बिहार में कुम्हारों का एक बहुत बड़ा, और लालू प्रसाद जी जहनीत तौर पर बैकवर्ड क्लासेस के लीडर, सबको जानते हैं किसका समस्या, कौन कुदाल बनाता है, कौन किस की रोजगार चला गया है, तो कुल्हड़ वगैरह बनाने का वो ये हो गया था। उन्होंने उसको रेलवे से जोड़ा कि नहीं, अब जो चाय कुल्हड़ में चाय कुल्हड़ में बनाओ, तो फिर कुल्हड़ वालों का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रेलवे से डिमांड बढ़ने लगा, तो एक कम्युनिटी का उसमें एम्प्लॉयमेंट का, एक रोजी रोटी का एक एक तरीका बढ़ा, इस तरह से उनका था। दूसरा था कि वे आपको किराया हर साल 1 रुपया जो है कम करते कम थे। करते थे। हाँ, कम इसलिए करते थे कि, और जो मालवाहक जो थे उसमें वो बढ़ाते थे। आपको गरीब रथ चलवाया तो उसका किराया कम कर दिया, और उसमें एक रेक जो है बढ़ा दिया ताकि वॉल्यूम जो है बढ़ जाए। तो उन्होंने वॉल्यूम पर ध्यान दिया कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा और किराया हम कम भी रखेंगे तो उसमें रेवेन्यू मेरा बढ़ जाए, जो कि हुआ। तो जो आप बात बोलते हैं कि रेक को बढ़ा देना है या कुल्हड़ वालों को ले जाना, तो एक इंटीग्रेट करने का उन्होंने कोशिश किया कि सोसाइटी के जो लोग हैं उससे बेनिफिटेड हों, उसमें इन्वॉल्व फील करें। तो कुल्हड़ वाले का कुल्हड़ जाएगा तो इन्वॉल्व फील करेगा, एक 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 1 रुपया ही घटेगा तो फिर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी, उसमें गरीब को लगेगा कि भाई मेरा मेरा इन्वॉल्वमेंट है रेलवे में। तो इस तरह से इंटीग्रेट करने का काश उनका जो मिजाज है सोशल जस्टिस वाला वहाँ काम कर रहा था, वही वर्क किया, वहाँ पर उनको फायदा, रेलवे को फायदा हुआ था। ये तो बात हो गई बीते दिनों की। अब बात करते हैं आज की। 1.5-2 महीने में बिहार में इलेक्शन है। एक परिवार बहुत सुर्खियों में है, अभी बहुत चर्चा में है, वही लालू प्रसाद जी का ही परिवार है। बड़ा बेटा बड़े बेटे को अलग कर दिया, निष्कासित कर दिया, उन्होंने अपना एक फ्रंट बना लिया। तेजस्वी जो हैं वो अभी उस पार्टी को लीड कर रहे हैं। आपको लगता है तेजस्वी में वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारे जो सेलेबल बनाते हैं लालू प्रसाद जी को, वो हैं उनमें? और आप फ्यूचर कैसे देखते हैं आगे आरजेडी का? देखिए, इसमें मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो सारे एलिमेंट लालू प्रसाद जी में हैं, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल में नहीं हो सकता है। तेजस्वी को फिर अपने अपने को विकसित करके आज के ज़माने का नेता के रूप में अपने को बनाना पड़ेगा। वो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। प्रवीण, जहाँ तक उनके परिवार में जो हम भी पेपर से जानते हैं, आप विश्वास कीजिए कि लालू प्रसाद जी की दूसरी किताब भी मेरी आई है, पहले भी किताब लिखा है, तो लालू प्रसाद जी को तो मैं बहुत ठीक तरह से जानता हूँ और उनके राजनीति को भी जानता हूँ। लालू प्रसाद जी तेजस्वी के लिए क्या सोचते हैं एक राजनेता के रूप में, फादर के रूप में तो मैं देखता हूँ कि सारे लोगों के लिए वो बराबर है, कि राजनेता के रूप में
उनको आगे किए होंगे तो उनमें उनकी बुद्धि उन्होंने जज किया होगा कि ये बेहतर है, ये पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, किया होगा। लेकिन जो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ, बहुत परिवार में और लोगों से मेरा मिलना-जुलना भी नहीं होता है और मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए पारिवारिक जो माहौल है, अभी जो छप रहा है, तो मैं उस तरह का आदमी हूँ नहीं कि कहीं सोशल मीडिया पे कुछ आया कहीं, तो चूँकि मैं जानता नहीं, मिलता नहीं हूँ उन लोगों से। इसलिए रहा सवाल आरजेडी का, तो आरजेडी के पास एक बेस है, एक विज़न है, फिलॉसफी है। तेजस्वी उसको अब एक एक्सटेंट तक अपने 2020 के इलेक्शन में उन्होंने साबित किया कि वो अच्छा कर सकता है, अभी भी वो कर रहे हैं। तो इस रूप यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ। अभी झगड़े के बारे में या पारिवारिक के बारे में चूँकि हमको जानकारी ही नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी किताब आने के बाद भी मेरी लालू प्रसाद जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। कोशिश करूँगा कि जाएँ अक्टूबर में तो मेरी मुलाकात हो, तो जानकारी मुझे नहीं है। अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी जी नहीं रहे, ये सब जेपी मूवमेंट से निकले हैं। हाँ। अ, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी डिफरेंशिएटर दोनों की पर्सनैलिटी में, नीतीश कुमार को एक साइड खड़ा करें और एक साइड लालू प्रसाद यादव को खड़ा करें, तो दोनों में स्टार्क डिफरेंस कैसे दिखता है आपको? अगर 4-5 चीज़ें आप बता पाएंगे। देखिए, दोनों 2 पर्सनैलिटी हैं, रूट्स एक ही है दोनों का। एक माँ के ही पेट से निकले हुए जो सामाजिक मूवमेंट का आंदोलन था, उसी से निकले हुए दोनों हैं। लेकिन एक माँ के ही पेट से निकलने के बावजूद भी हर 2 आदमी, 2 भाई डिफरेंट होता है। तो पर्सनैलिटी डिफरेंट तो दोनों का है। लालू प्रसाद जी एक अर्थी, फ्लेम्बॉयंट लीडर हैं, ग्रास रूट्स पर वो कनेक्ट करना जानते हैं और एक अपना सिस्टम बनाते हैं, वो बहुत सारे सिस्टम के वो गुलाम नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी मेथोडिकल आदमी हैं और एक फ्रेम में काम करते हैं। वो हो सकता है कि फ्लेम्बॉयंट लालू प्रसाद जी की तरह ना हो, लेकिन मेथोडिकल हैं, अपने फाइल में, अपने पेपर में, अपने बोलने में। अभी तो तबीयत खराब उनकी है और सब लोग जानते हैं कि ठीक से नहीं बोल पा, लेकिन एक-एक वर्ड अपने पूरे जीवन में उनको देखिए, जब अपने प्राइम पर थे, तो एक-एक शब्द वो नाप-तौल के बोलने वाले आदमी हैं, एक-एक एक्शन फूँक-फूँक के चलने वाले आदमी हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर 2-3 काम आप मुझे बता सकें जो नीतीश कुमार के बहुत ही लैंडमार्क काम रहे हों और जिससे उनका पूरा जो टेन्योर है 15 साल के करीब का, वो बहुत ही स्टैंड आउट करता है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, वो अ, अति पिछड़ों का रिजर्वेशन उन्होंने अच्छा। दिया। और पिछड़ों का रिजर्वेशन केवल उन्होंने, अति पिछड़ों को केवल उन्होंने जॉब में नहीं दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया, जिसमें बहुत अति पिछड़े समाज के आपको ग्राउंड लेवल पर पंचायतों में रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ेंगे। 30% विमेन का रिजर्वेशन उन्होंने सोशल गवर्नेंस में किया, जो कि दिखाई पड़ता है। जॉब में भी विमेन को 30% सीटें उन्होंने दी और विमेन को आपको एडुकेशन में प्राइमरी बहुत सारे डिफेक्ट उसमें भी है, लेकिन नीतीश कुमार जी के ही टाइम में ही साइकिल योजना वगैरह को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर लड़कियां स्कूलों में जाने लगी, जो बिहार के गांवों का फीचर नहीं था। ये काम था। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काफ़ी उन्होंने काम किया। तो ये सब तो काम उनके हैं। जो शराबबंदी को आप सोशल नज़र से एक सोशल एनालिस्ट की तरह अगर देखें, मान लीजिए शराबबंदी ने पिछले 10 साल में बिहार में क्या डिफरेंस क्रिएट किया है? उसने शराबबंदी बहुत बड़ा गलत कदम था। कैसे? इसलिए कि देखिए, एक तो रेवेन्यू लॉस हुआ उसमें मेजर तरीके से गवर्नमेंट का। दूसरा ये हुआ कि आप सोशल तरीके से कि शराबबंदी अगर हो तब ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया वर्ग आपको 10 वर्षों में क्रिएट कर दिया है, जो कि आए दिन वो अब सरकार के रेवेन्यू से हट करके अब माफियाओं का हर गांव में, हर लेवल पर, थाना में एक करप्शन का जरिया बन गया, जिससे एक नया माफिया क्लास तैयार हो गया, नया क्रिमिनल गैंग तैयार हो गया, जो कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया शराब को बेचने में। और शराब लोग पी रहे हैं, हर जगह शराब अवेलेबल है बिहार में। एट द सेम टाइम क्राइम में एक डायमेंशन जुट गया। दूसरे तरफ आपको गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ। तो ये जो कदम था नीतीश कुमार जी का, ये कहीं से न सोशली
न हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिवली न मोरली ठीक था। सक्सेसफुल तभी हो सकता है जबकि पूरे देश में बंद हो, जो शराब कोई प्रोड्यूस नहीं हो। हम्म, तो इस तरह का आप कर नहीं सकते हैं, तो ये ठीक नहीं था। अच्छा। अ, किताब आपने लिखी तो दोनों किताब के दौरान ऐसा कोई एस्पेक्ट लालू प्रसाद यादव की लाइफ का जो आपको नहीं पता था उनके साथ बातचीत के दौरान, चाहे जेल में हो चाहे घर में हो, ऐसा कोई एस्पेक्ट, ऐसा कोई एनेक्डोट आप शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ? देखिए, ये इस किताब पर चर्चा करेंगे, जो नई किताब आई है, बिल्कुल करें। तो उनके पर्सनालिटी का वो डिमेंशन सामने आएगा, जो कि आना बहुत ज़रूरी है और जिसको लोग नहीं जानते हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी पर जो मैं 2016-17 की बात है, उसमें लालू जी जेल में थे। कुछ दिनों के लिए आए थे, फिर जेल चले गए थे। तो बायोग्राफी लिखने के क्रम में मैं बहुत नेताओं से इंडिया में मिला हूँ। एक जर्नलिस्ट होने के नाते आडवाणी जी के साथ हम गए हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपको वाजपेयी जी का 20 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया होगा। देवे गौड़ा जी, गुजराल साहब, सबको मैंने। जगन्नाथ मिश्रा तो हम बिहार में मुख्यमंत्री ही थे। बिंदुश्री दुबे थे, तो मैंने जब पत्रकारिता अपने शुरू की थी, भगवत आजाद को मैंने देखा है। लेकिन लालू प्रसाद जी में जब किताब लिख रहे थे, तो देखिए आदमी जेल में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका कई तरह की बीमारियां हैं। उस स्थिति में आदमी अपना आपा खो देता है। लेकिन ये हम उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो उनकी कहानी पूछ रहे हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि जालिम देव पर वर्मा जी क्यों नहीं लिखते हैं। जालिम देव सुरठी बृजभार का एक कैरेक्टर है, जो कि डेमन है, वो बृजभार को खा जाता है और इस तरह के दैत्य है वो। और सुरठी बृजभार के बारे में उत्सुक रहते हैं, क्योंकि सुरठी बृजभार की कहानियों को, जब बाबा सीएम थे तो उस तरह के कलाकारों को बुला करके सम्मानित करना, उनके गीतों को सुनना। तो उनकी किसी कोई सुरठी गाने वाला हो, कोई बजाने वाला हो, तो जेल में भी उसके बारे में पता लगाना, उसको खोजना, अस्पताल में भी है तो डॉक्टर से इस तरह की बात करना। तो इस लोक जीवन की जीवंतता उस आदमी के अंदर किस परिस्थिति में जिंदा है, ये यूनिकनेस है लालू प्रसाद का। और वही इंस्पायर किया हमको इस किताब को लिखने के लिए, जो कि अभी आई है। तो हमको लगता है कि लालू प्रसाद की राजनीति पर तो बहुत चर्चा होती है, 50 साल से राजनीति में है, निगेटिव पॉजिटिव उनके सारे पक्ष हैं। लेकिन ये पक्ष जिसमें लोक जीवन को जिंदा करने का, लोक संस्कृति को जिंदा करने का जो बीज उनके पास है, इसको भी प्रोमिनेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक बात। इस बातचीत को ख़त्म करेंगे एक आखिरी सवाल से। इनफैक्ट 2 सवाल है मेरे। पिछले 20 साल, 25 साल में बिहार कितना बदला है? बिहार की एस्पिरेशन कितनी बदली हैं? और आखिरी सवाल मेरा ये है कि बिहार की राजनीति में एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है इस बार। प्रशांत किशोर नए एंट्रेंट हैं उस राजनीति में, जन स्वराज पार्टी की, और उनको कहा जा रहा है कि वो बिहार के केजरीवाल हैं। एक नए एंट्रेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कितना प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आपको? और पहला सवाल ये कि कितना बदला है बिहार पिछले 25 साल में? आपके दूसरे सवाल का जवाब हम पहले दे रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में। ये कि दूसरे केजरीवाल हैं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। केजरीवाल का जो ग्रोथ हुआ था, वो एक मूवमेंट, अन्ना मूवमेंट और एक तरीके से हुआ था, और उनकी जमीन भी कुछ दूसरी थी। प्रशांत किशोर जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शक्ति के रूप में, एक थर्ड पार्टी, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने को एस्टैब्लिश नहीं किया हो। उनके पराक्रम को मैं दाद देता हूँ। अच्छा। जिनका कोई भी बैकग्राउंड राजनीति में नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, किसी पॉलिटिकल खानदान जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे वो नहीं आते थे, और एक प्रोफेशनल थे जो यूनाइटेड नेशंस में काम किया, प्लस पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे जो बहुत सारे लोगों थे, उनको अनुभव तो था इस बात का। लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो उनको आसानी से नहीं मिल सकता था। उनकी ट्रैजेक्टरी को देखिएगा तो कभी एमपी बन सकते थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में जा सकते थे,
कंसल्टेंट ही रह सकते थे, उसमें भी उन्होंने उन्होंने अच्छा किया था। और उनको कोई ज़रूरत नहीं था कि कुछ नौकरी खोजने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए हम कोई दूसरा काम करें। ऐसी उन्होंने सारे चीज़ को, उस आदमी का हिम्मत देखिए। और 3 साल से गाँव-गाँव, रोड-रोड वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये इस चीज़ को मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इस भावना को। सक्सेसफुल होना नहीं होना दूसरी बात है। तो जो जो आदमी अभी एक एमपी के टिकट के लिए देखते हैं कितना कुकर्म लोग करते हैं ना। और मैं जानता हूँ इस बात को कि जब चाहते तो बन सकते थे, क्योंकि बिहार में 2015 में काम किया था, उसमें मैं जर्नलिस्ट था। नीतीश कितना क्लाउड था उनका कि मिनिस्टर को एक्सेस नहीं मिलता था नीतीश कुमार जी के पास, जो चाहते बन जाते। गुजरात में तो मैं नहीं था, लेकिन 2012-13 के चुनाव में मैं गया था गुजरात कवर करने के लिए। और हमको मालूम हुआ था कि कोई प्रशांत किशोर बिहार में है, उसमें जानता नहीं था। सुना था कि बहुत ही मोदी के ये स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं, तो उनका वही स्थिति मोदी के पास भी रहा होगा, ममता बनर्जी के साथ में उनका रहा होगा, कांग्रेस में भी अपना वो गए थे अपना ये देने के लिए प्रपोजल की कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है। तो ही कुड हैव गॉट एनीथिंग, लेकिन वो आदमी गांव-गांव में जाकर के अब ऐसी स्थिति वो क्रिएट कर दिया है कि चर्चा हो रहा है उसका। हम नहीं जानते हैं, अभी बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि उनका राजनीति पे कितने एमएलए जीतेंगे, पावर में आ जाएंगे कि क्या होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जा करके ऐसू टॉक करना, जो करप्ट है उसको करप्ट बोलना, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेडीयू का हो, एविडेंस के साथ बोलना और लोगों को बताना कि भाई आप अपने लिए वोट करो, आप अपने बच्चों को देखो, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम खोलेंगे, हम पढ़ावेंगे आपको। आप चाहे तुम हमको वोट दें, चाहे तो हमको वोट नहीं दें, आप कैंडिडेट को देखें और तब उसको अपने मिजाज से आप वोट करें। अगर हमारा भी कैंडिडेट खराब हो तो आप उसको वोट मत कीजिए। और उसके बाद भी और पैर में हम फोटो में देखते हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई इधर की, कांधों लगा रहना और जाना उसमें, फिर हर लोगों के गांव में बिना सिक्योरिटी के चलना, उतना हिम्मत के साथ चलना। तो इस तरह के किसी भी एक्टिविस्ट को मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ किसी से भी, केजरीवाल से चाहे कहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उसको मैं वहाँ जमीन पर नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो उस आदमी को सैल्यूट के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जो सोसाइटी क्लास कास्ट के लेवल पे इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है बिहार की, उनके बीच में रिसेप्टिव लोगों के बीच में अपने लिए एक रिसेप्टिविटी लाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे वो किसी कास्ट की क्लास की को रिप्रेजेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के भविष्य और आपके बच्चों की पढ़ाई इस पे कर रहे हैं। तो ये लोगों के बीच में कितना इस चीज़ के प्रति स्वीकार्यता आप देखते हैं, मतलब ग्राउंड पे या बिहार के लोगों से आपकी बात होती हो, क्या बज़ क्या क्रिएट हो रहा है प्रशांत किशोर के आने के बाद? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो प्रशांत किशोर के जगह पर ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर पांडे सुनने में आया है कि ब्राह्मण है। जितने ऐशो आराम में या जिस तरह के वो थे, किसी ब्राह्मण को जो गिवन जिसकी बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर बिहार का है, वो हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि हम काम करें जा करके। उसको हिम्मत भी नहीं हो सकता था, जो जिसके इतने एनालिसिस होते हैं कि वहाँ का सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, कास्ट लेयर्ड सोसाइटी है, जो जिसको मैं डिनाई कर होगा, लेकिन इसमें हिम्मत करना कि नहीं इसको हम चेंज करके हमको कुछ बिहार को बदलना है, इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं। इसलिए कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता है देखते हुए। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम है कि पूरे सोशल बैरियर को, सेंचुरीज ओल्ड जो लोगों का लॉयल्टी खत्म हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, मैं अभी भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हिम्मत तो उन्होंने किया है, ये काम तो वो कर रहे हैं। तो हमने लालू प्रसाद जी का बायोग्राफी लिखा है, उनके पार्टी में हो सकता है कि बहुत विरोध हो उनका इस बातों को, लेकिन उससे हमारे तरह का जर्नलिस्ट गाइडेड नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो हम मान के चलते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, और वो अपना उनका जो दिशा है वो सही दिशा है। सक्सेसफुल होना राजनीति में नहीं होना,
ये तो भाई कहना बड़ा मुश्किल काम है आज के तारीख में। लास्ट सवाल, कितना बदला है बिहार पिछले 25 साल में? बिहार देखिए, भारत या दुनिया बदली है 25 साल में, डिकेड्स में। नया टेक्नोलॉजी आया, इकोनॉमिक एरिया में आपको बदलाव हुए, इकोनॉमिक ऑपरेशंस में बदलाव हुए, पूंजी कैपिटल रिलेशनशिप में बदलाव हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बिहार भी और राज्यों और देश के दुनिया के और जगहों के तुलना में बिहार भी पतला है। अब जो स्टारवेशन की कहानियां हम सुनते थे 80-70 के दशक में, 60 के दशक में, वो स्टारवेशन की समस्या नहीं है बिहार में। खाने के लिए अब कोई नहीं मरता है, लोगों के पास इतने हैं। आप गांव में जाएंगे तो केवल झोपड़ियां पहले दिखाई पड़ती थी, गरीबी स्टार्क था जो कि दिखाई पड़ता था। कार से चलेंगे या जीप से चलेंगे तो लोग एमेसिएटेड थे। वो इकोनॉमिक स्थिति बदली है। वो बदलने का क्रम जो शुरू हुआ आपको मनरेगा के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में फूड सिक्योरिटी का स्कीम आया, उसको सब मनी भी बाहर से आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स वर्क किए होंगे जिसको मोदी जी के टाइम में भी वो चला होगा। डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इनके भी टाइम में चला होगा, जो कि चल रहा है। तो इस तरह से बिहार बदला है। और जो जनरेशन जो आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो 90 का 80 के की इकोनॉमी से, सोसाइटी से निकला हुआ जनरेशन था, वो आज नहीं है। वो डिफरेंट जनरेशन है। वो टेक्नोलॉजी के बीच रहता है, कम भी पढ़ा है तो हर गांव में लोगों के पास वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है। तो 20-25 वर्षों में ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन प्लस इकोनॉमिक चेंजेज बिहार बदला है, जैसा कि और राज्य बदले हैं। तो अभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये चैलेंज है कि वो कास्ट और क्लास से ऊपर उठ के रियल जो मुद्दे हैं जनता के, नई जनरेशन के, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाएं, अपने मैनिफेस्टो बनाएं और चुनाव लड़ें। हाँ, जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यंग के एस्पिरेशंस जो हैं उसको आप एड्रेस नहीं कीजिएगा, और कोई कंजर्वेटिव बार बार किसी तिकड़म बैठाइएगा और कुछ ओल्ड मुद्दा, वो चाहे कास्ट का हो चाहे रिलीजन का हो, आप राम मंदिर करते रहिएगा, कुछ जात का बात करते रहिएगा, तो ये ठीक नहीं है। ये आप नहीं अपने को अडेप्ट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एस्पिरेशंस, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यू विल बी रिजेक्टेड। यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों से भी है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी बिहार राजनीति पे, बिहार के उस सेंट्रल कैरेक्टर पे जो 50 साल से उस राजनीति में रहा है, सक्रिय है अभी भी और अभी भी रेलेवेंस में है। साथ ही साथ जो लोग बिहार की राजनीति में, बिहार की लोक जो वहाँ के कल्चर है, वहाँ के फोक लॉज हैं, वहाँ की फोक टेल्स हैं, उसमें दिलचस्पी रखता हो तो नलिन वर्मा जी की ये किताब ज़रूर ऑर्डर करें। ये अमेज़न पे अवेलेबल है सर? हाँ, हाँ, हाँ। पेंगुइन के भजन पर। पेंगुइन प्रकाशक है और अमेज़न पे अवेलेबल है, आप ज़रूर मंगवा के पढ़ें। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपका कोई सुझाव, कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ। और जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि एस्पिरेशन बदली है, युवाओं की, उनके उनके सामने दुनिया खुली है, तो उनकी चॉइसेस भी बदली हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने की ज़रूरत है, कास्ट क्लास से ऊपर उठ के सभी के लिए बराबर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जो पार्टी आपको ठीक लगता हो उसको वोट करें, वोट ज़रूर करें। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।